अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें हम एटम्स की 3D अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके इजी वर्डिंग में। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फिनोमिना के बारे में समझना पड़ेगा जो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली आइसोमेरिज्म की ही एक टाइप है। तो जब तक हम आइसोमेरिज्म को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की समझ नहीं आएगी। तो बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 19 या 18 सेंचुरी में जब साइंटिस्ट बहुत से कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो उन्होंने देखा कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स के नंबर हैं वो तो सेम है, लेकिन उनमें जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट आ रही हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए था, तो हो रहा था, इसका मतलब है कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए था। वो तो प्रॉपर्टीज़ तो दोनों कंपाउंड्स की सेम आनी चाहिए थी। अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़रूर है, जिसकी वजह से दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही। फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की और उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना शुरू किया, फिर इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चला कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज़ फिर चेंज हो जाती हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, उनके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स सेम हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। फिर ये बात क्लियर हो गई कि क्यों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने के बावजूद फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आती हैं। तो इसका जवाब हमें यही मिला कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, मतलब एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक मॉलिक्यूल में कुछ और होगी और दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ और होगी। अब इसको हम इजीली जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए और आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को मज़ीद क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ब्यूटेन की। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली 2 टाइप्स के आइसोमर्स रखता है, मतलब इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में हम एटम्स को 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एग्जांपल में। यहाँ देखें, ब्यूटेन में टोटल कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अगर हम बात करें इसके पहले वाले स्ट्रक्चर की तो देखिए इसमें हम काउंट कर लेते हैं, क्या कार्बन की तादाद 4 है, हाइड्रोजन की तादाद 10 है। देखें 1 2 3 4, ये 4 इनके अंदर जो है वो कार्बन है। ठीक है, कार्बन की तादाद 4 पूरी हो गई है। अब हम इसके हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन की तादाद भी 10 कंप्लीट है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूले में है वही यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब इसी का एक नया आइसोमर देख लेते हैं। यहाँ जो एटम्स की अरेंजमेंट है ब्यूटेन में, उनको हम इसके अलावा भी और तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसको यहाँ से हटा दें और इसको इस सेंटर वाली कार्बन के साथ लगा दें, तो एक नया आपके पास जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट आ जाएगी और उस नई अरेंजमेंट की वजह से इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों की मुख्तलिफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। देखें
सेकंड एग्जांपल में आपके जो ये लास्ट वाला कार्बन था, मैंने इसको यहाँ से हटाकर यहाँ सेंटर में लगा दिया, तो ये देखें 1 2 3 कार्बन ये हैं और चौथा कार्बन यहाँ आके लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसका और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर ब्यूटेन के फॉर्मूले में भी तो 4 कार्बन है। इसके अलावा इसके हाइड्रोजन्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है इसमें भी। तो इसका मतलब है दोनों का अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो वो तो सेम आ रही है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ देखा जाए तो दोनों का इक्वल आएगा। इसका भी C4H10 आएगा, इसका भी C4H10 आएगा। लेकिन अगर हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि पहले वाले की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और सेकंड वाले की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पेंटेन की। पेंटेन में हमें पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं 5 और हाइड्रोजन्स कितने होते हैं 12। तो अब इसका हम सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। वो क्या है? स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन पूरे करने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 इसके कार्बन कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा आपके पास कि हम अगर लास्ट वाला एक कार्बन रिमूव कर दें यहाँ से और उसको हम लगा दें इस वाले कार्बन के साथ, तो हमारे पास एक नया जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। और इसको हम कहेंगे कि ये जो है इसमें अगर हम कार्बन की तादाद काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें हाइड्रोजन है। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल यही होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड वन की बात करें तो इसमें भी देखें, अब हमने एक और हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर इसी कार्बन के साथ लगा दिया। पहले स्ट्रेट चेन में थे, फिर उसके बाद हमने एक ब्रांच बना दी लास्ट वाला कार्बन यहाँ से हटाकर। उसके बाद हमने जब थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हमने एक और कार्बन जो है वो टर्मिनल कार्बन वहाँ से रिमूव किया और उसको सेंटर में लगा दिया। अब क्या ये जो नया मॉलिक्यूल बना है, क्या इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल यही है या नहीं? इसको काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें भी। और हाइड्रोजन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 12 है। तो इन तमाम जो स्ट्रक्चर हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट आएंगे। और स्ट्रक्चर डिफरेंट आने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। और इन तीनों को हम कहेंगे ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों आइसोमर्स हैं? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि आइसोमर्स ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है C5H12। हर एक में कार्बन की तादाद 5 है और हाइड्रोजन की तादाद 12 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं और इनका जो ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब तक हमने देखा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसके अलावा आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और इसकी रीज़न क्या थी? इनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे हम बता सकते थे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स। और आइसोमेरिज्म की टाइप्स को ही जब देखेंगे हम तो इसी में हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी आएगा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेसिकली हमने स्टार्ट तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किया है ना, लेकिन मैं आपको डिटेल से
डेप्थ से समझाने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करवाया है ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि ये चीज़ें जो है वो बेसिकली आई कहाँ से हैं। और क्योंकि ओरिजिन को जब तक हम स्टडी नहीं करते तब तक हमें चीज़ की समझ भी नहीं आती, तो ओरिजिन को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने आइसोमेरिज्म के बारे में देखा था। अब हम देख लेते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स। तो आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिना होता है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेसिकली ये हमारा चैप्टर है जिसको कि हमने स्टडी करना है, लेकिन हमने चूँकि सिर्फ स्टडी नहीं करना, हमने ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट नहीं लेने, हमने बहुत डीप जो है वो इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की, तो ये वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एग्जांपल हम पीछे जो 2 पढ़ चुके हैं वो इसकी एग्जांपल में इंक्लूड किया जा सकता है। जो पीछे हमने ब्यूटेन की और पेंटेन की एग्जांपल पढ़ी वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ही थी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है इसको हम फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी ब्रांच है कि इसको हमें फर्दर इसकी अगर स्टडी करनी है तो इसे सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की हमें समझ आ गई कि ऐसे ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी होती है, अब कनेक्टिविटी का क्या मतलब है ये हम यहाँ एग्जांपल्स में देखेंगे। कनेक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो एटम्स हैं वो अपने जो कार्बन है उसके साथ किस तरह से अटैच हैं। कनेक्टिविटी का बेसिक मीनिंग तो यही है ना कि किसी के साथ अटैचमेंट। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से उनकी अरेंजमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है इसमें जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। तो हम टाइप्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हमें जो है वो इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए मज़ीद क्लियर होगा और फिर मैं आपको दोबारा से ये डेफिनेशन पढ़ के बताऊँगी और आपको फिर ये डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली टाइप की बात करते हैं जो आ जाती है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्केलेटल आइसोमेरिज्म ऐसी टाइप है जिसमें कि आपका जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और होगी और सेकंड वाले मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और होगी। मैंने आपको अभी बताया है कि जो पिछले वाली एग्जांपल्स की हैं वो बिल्कुल इसी की जैसी थी और हम उसको कह सकते हैं कि वो स्केलेटल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर आपके पास ब्यूटेन की ही एग्जांपल मैंने लिखी है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 4 कार्बन वाली आपके पास एक अल्केन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन वाली अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का अगर लास्ट वाला कार्बन हटाकर इसको हम सेंटर वाले कार्बन पर लगा दें तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमने कोई ना एटम निकाला है बाहर इस पूरे कंपाउंड में से, ना ही इसमें ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। और पोजीशन चेंज करने की मतलब इसकी जो अरेंजमेंट है, पहले कार्बन यहाँ लगा था, उस कार्बन को हमने यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया है सेंटर वाले कार्बन के साथ। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है नया कंपाउंड बनेगा उसकी सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट होगी एटम्स की पहले वाले कंपाउंड से। बाकी उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स, हर चीज़ बिल्कुल सेम ही होगी। आप बेशक इसको काउंट करके देख लें, आपके पास इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन्स ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं जिनमें के सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल का फ़र्क होता है, मतलब उनका जो उनका ढांचा है जिसे हम कह सकते हैं उसमें फ़र्क होता है, बाकी तमाम इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। तो इसका मतलब है वो स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल आ जाती है फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ये हो सकता है। ठीक है, जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं इसमें कि जिनमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी वो डिफरेंट होता है।
मतलब क्या है इसका कि जो एक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ और होगा और दूसरे वाले में कुछ और होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम इनके एटम्स को काउंट करेंगे तो वो तमाम इक्वल आएंगे दूसरे वाले के एटम्स के बराबर। देखिए एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल कौन सी है? 1 2 2 कार्बन वाली है, तो इसका मतलब है ये इथानॉल है। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि आपके पास लास्ट पे OH आता है। तो OH जहाँ भी होगा वो आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो ये सबसे पहली जो है ऊपर वाली आपके पास एग्जांपल है कंपाउंड की, ये अल्कोहल है। यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है या एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस कंपाउंड को स्पेशल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पहले वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, तो ये आपकी पूरा का पूरा अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला आपका फंक्शनल ग्रुप ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ROR, और ये आपने पढ़ा भी हुआ है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर दरमियान में ऑक्सीजन होता है और इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है और इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो ये आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। अब मुझे बताएं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ हो रहा है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनकी काउंटिंग करें, एटम्स की काउंटिंग करें, तो हम वो देख लेते हैं कि कितने कितने एटम्स इनमें प्रेजेंट है। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, इसमें जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कोहल का, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है इनका। अब हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 1 2, मतलब कार्बन आपके हो गए 2। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने? 1 ऑक्सीजन है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड वाले कंपाउंड की, तो सेकंड वाले कंपाउंड में हम अगर काउंटिंग शुरू करें तो कार्बन कितने हैं? 1 2, कार्बन 2 है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हम बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल आपके कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं? ये सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन 1 है। अब मुझे बताएं, ऊपर वाले में जितने एटम्स थे उतने ही नीचे वाले में भी एटम्स हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। और लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर देखा गया तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस ज़रूर आता है, और डिफरेंस आ किस वजह से रहा है? इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बारी पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जैसे कि पोजीशन जो है वो पोजीशन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर किसी ना किसी एटम की या किसी ना किसी ग्रुप की पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे या वो चेंज होगी इन दोनों आइसोमर्स में। ठीक है, तो हम एग्जांपल से ही पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो आपके पास जो है वो ये सबसे पहले वाला कंपाउंड है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप लगा होता है ये अल्कोहल होती है। ठीक है, तो ये अल्कोहल है आपके पास। कौन सी अल्कोहल है? 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाली जो अल्कोहल होती है हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोपानोल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपानोल है। अब यहाँ पर ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये सबसे लास्ट वाली कार्बन इस वाली कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम नीचे अगर सेकंड कंपाउंड की बात करें तो सेकंड कंपाउंड में यही जो OH ग्रुप है ये यहाँ लगने की बजाय यहाँ सेंटर वाली कार्बन के साथ लगा हुआ है। 3 कार्बन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहली वाली एग्जांपल है इसमें तो लास्ट पे लगा हुआ है, टर्मिनल पे पोजीशन पे, और उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो ये सेंटर वाली कार्बन पे लगा हुआ है। तो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है, OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो इसकी पोजीशन डिफरेंट है दोनों कंपाउंड्स में, लेकिन अगर इनका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 यहाँ पर 7 और ये एक 8, टोटल आपके पास 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1।
एक ऑक्सीजन है। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं इसकी। इसमें देखें 1 2 3 3 आपके पास आ जाती हैं यहाँ पर कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? 3 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8। तो हाइड्रोजन कितनी आ जाती हैं? 8 हाइड्रोजन है। और उसके अलावा ऑक्सीजन कितनी आ जाती हैं? ये ऑक्सीजन एक लगी हुई है, इसको हम कह देते हैं कि ये यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितनी? 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है। कार्बन कितनी? 1 2 3 3 कार्बन है और उसके अलावा एक ऑक्सीजन है। तो टोटल हमारे पास जो देखें ऊपर वाले का और नीचे वाले, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो दोनों में डिफरेंट है। तो इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। उसकी पहले वाले की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी और सेकंड वाले की कुछ और होंगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। क्यों पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? क्योंकि इनके दरमियान में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे कि हमने अभी देखा कि आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स थी, एक आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है यही हमारा मेन फोकस रहेगा इस पूरे चैप्टर में। और इसमें हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर देखेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सिंपल वर्ड्स में हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कि कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, लेकिन उनका जो डिफरेंस आ जाता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि उनमें जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, मतलब वो यहाँ पर तो आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म थे इनमें तो ग्रुप ऑफ एटम्स या जो एटम्स थे उनकी अरेंजमेंट ही डिफरेंट थी। मतलब क्या है कि एक कंपाउंड में वो किसी एटम के साथ जुड़े हुए थे और दूसरे कंपाउंड में वो किसी और एटम्स के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि आपके जो कंपाउंड हैं या जो आपके एटम्स हैं वो एक कंपाउंड में किसी एक के साथ, किसी एक एटम के साथ और दूसरे में, जैसे कि यहाँ पे OH है, देखें यहाँ इसकी एग्जांपल देखें तो ये OH जो है इस कार्बन के साथ अटैच था और यहाँ पर ये सेकंड वाली कार्बन के साथ अटैच था। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इनमें एटम्स, जिन एटम्स के साथ पहले वाले कंपाउंड में वो एटम लगा हुआ है, सेकंड वाले कंपाउंड में भी उन्हीं एटम के साथ लगा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट आएगी। अब मुझे पता है कि आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझाने से आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जब तक कि हम इसकी एग्जांपल्स नहीं करेंगे आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो हम इसकी इसकी जो टाइप्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और वन बाय वन उनको देखेंगे कि एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो होते क्या है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड आ जाता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो एटम्स हैं उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अब इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें ये कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है और तीसरा ये हाइड्रोजन है। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक ये और एक ये। 2 कार्बन है वो आपस में जुड़ी हुई हैं सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए, और उनके साथ हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। अब हमने देखना है कि सेकंड जो इसका आइसोमर है उसमें क्या क्या चेंजिंग है। यहाँ देखें, यहाँ भी तो एक कार्बन है, वो भी दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और इस वाली कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। इसी तरह ये जो कार्बन है इसमें भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक ये और एक ये। तो इस ऊपर वाले में और इस नीचे वाले कंपाउंड में फ़र्क क्या है? क्यों हमने कहा है कि ये दोनों डिफरेंट हैं और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? इसकी वजह है इनकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। देखें, अगर हम पहले वाले की बात करें तो इस कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो ऊपर की तरफ हैं,
और इसके जो सामने बिल्कुल कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन लगा है, मतलब उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा है और नीचे की तरफ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इस तरफ वाले कार्बन में देखें तो एक हाइड्रोजन नीचे है और 2 ऊपर है। यहाँ पर तो बात हो गई इन हाइड्रोजन्स की ओरिएंटेशन की। अब अगर हम सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें तो सेकंड वाले कंपाउंड में क्या होगा, देखें ऊपर वाले कंपाउंड में यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे और नीचे 1 लगा था, लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में यहाँ 1 लगा है ऊपर और नीचे 2 लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह इस साइड वाले एटम्स की बात करें तो इस कार्बन में ऊपर 1 हाइड्रोजन लगा था, नीचे 2 हाइड्रोजन अटैच थे। और नीचे इसकी एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन ऊपर लगा है और नीचे 2 लगे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरफ वाला जो स्ट्रक्चर है और इस तरफ वाला इसका स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों एक अलग अलग कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि इनके अराउंड जो हाइड्रोजन्स लगे हैं उनकी पोजीशन मैच नहीं कर रही। अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करें, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन हो सकती है। इस मॉलिक्यूल को हम यूं रोटेट करें तो ये जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यूं करके ये थोड़े से यूं हो जाएंगे और इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। और डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ये इस वाले मॉलिक्यूल से चेंज होकर नया मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आएंगी। तो इसमें और इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, उसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो इनका अरेंजमेंट है एटम्स की, वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप आ जाती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे आइसोमेरिज्म की टाइप होती है जिसमें कि आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, इन सब की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो फिर फ़र्क कहाँ आ जाता है? इसमें फ़र्क आ जाता है इनके इंटरेक्शन का विद लाइट। हम इनको डिफ़र कर सकते हैं जब हम इनका लाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये जो पहले वाला कंपाउंड है, देखें ये ऊपर वाला कंपाउंड है, इसमें यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 और यहाँ OH और यहाँ COOH लगा हुआ है। इसी तरह नीचे वाला जो कंपाउंड है वो भी मैंने बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले जैसा रखा है। ना इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ना इनकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो फिर फ़र्क कहाँ आ जाता है या पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इनमें, कि जब भी इन कंपाउंड्स के साथ लाइट को इंटरेक्ट करवाया जाएगा तो ये वाला जो पहला कंपाउंड है ये डिफरेंटली बिहेव करेगा और जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। और फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिंपली इनकी इंटरेक्शन की बेस पे हम इनको डिफ़र कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाली टाइप आ जाती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ऐसी टाइप है जिसमें कि डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है और हम रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो एक नया मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड के अराउंड कभी भी रोटेशन मुमकिन नहीं है जब तक कि एक बॉन्ड को तोड़ा ना जाए। देखें, सबसे पहले हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को जो है वो हम ब्रेक ही नहीं करेंगे, तो इस ब्रेक ना करने की वजह से 2 तरह के कंपाउंड सामने आएंगे एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। जैसे देखें यहाँ कार्बन है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इस तरफ लगा हुआ है COOH, इधर लगा है H, इधर लगा H और इधर COOH। अब अगर मैं इसके ही दूसरे आइसोमर की बात करूं तो उसमें ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये COOH नीचे आ जाएगा। ये देखें H ऊपर चला गया और COOH नीचे आ गया। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे और ये किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की
अराउंड जो है डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकती, इस वजह से इस तरह के आइसोमर हमारे पास बनते हैं, ठीक है, जिनमें के एटम्स जो हैं वो जो उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रोटेशन नहीं हो पाती। जब रोटेशन नहीं हो पाएगी तो ये कंपाउंड डिफरेंट होगा और ये कंपाउंड डिफरेंट होगा। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और इसके अलावा जो नोट्स मैं जहाँ से भी मैं आपको समझाऊंगी या जो भी नोट्स मैं बनाऊंगी उनको भी मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको वो तमाम नोट्स मिल जाया करेंगे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।